नमस्कार साथियों। कल युग में बहुत बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। जैसे दो भूखे अब एक दूसरे को खाना खिलाने का समझौता कर रहे हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान के घर में तो नहीं है दाने और वो जा रहा है उनको बांग्लादेश में भुनाने। तो वो कह रहा है मैं तेरी मदद करूंगा, वो कह रहा है मैं तेरी मदद करूंगा, वो कह रहा है मैं तुझे खिलाऊंगा, वो कह रहा है मैं तुझे खिलाऊंगा। तो जब दो भूखे एक दूसरे को दावत पे बुलाएंगे तो उनका क्या हाल होगा दोनों का, ये आप खुद समझ सकते हैं। इसी तरीके से दो जेब कतरे मिल गए। तो चले भाई कि दुनिया की जेब काटेंगे। तो भाई दुनिया वाले तो पहले ही सजग हो गए थे, उन्होंने तो अपनी जेबों का इलाज कर लिया था। अब इन जेब कतरों को जब कोई नहीं मिला जेब काटने के लिए तो दोनों ने तय किया चलो आपस में ही एक दूसरे की जेब काट लेते हैं। और यही काम कर रहे हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। इन दोनों देशों की हुकूमत है कि एक दूसरे की जेब काटेंगे। तो ना खाने को, ना पैसा जेब में, और फिर जब ये भी नहीं तो अब पाकिस्तान का तो पहले ही कटोरा बहुत बड़ा था, तो अब बांग्लादेश ने भी एक कटोरा उठा लिया कि देखते हैं दोनों के कटोरे में कौन कितना डालता है। अब एक बड़ी दिक्कत हो गई है। वो पाकिस्तानी जो हैं वो तो चीन को गधे बेच करके कमा लेते हैं। द लार्जेस्ट डंकी एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, गिनीज बुक में रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम लिखा जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा दुनिया में गधे बेचने वाला देश। और हाल ये है कि गधे बेचते बेचते उसके सियासतदान भी गधे हो गए हैं और जनता को भी वो गधा समझने लगे। अब दिक्कत आई कि बांग्लादेश क्या बेचे भाई। तो बांग्लादेश में इस पे गोष्ठी हो रही है कि पाकिस्तानियों ने तो गधे बेच दिए, चीन से पैसा कमा लिया, अब हम क्या बेचेंगे। तो शायद अब कुछ दिन में जल्दी ही पाकिस्तान से कुछ अच्छी नस्ल के गधे जो हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। गए थे ना अभी उनके कुछ वो पाकिस्तानी अधिकारी गए थे बांग्लादेश, तो कुछ अच्छी नस्ल के गधों को वो बांग्लादेश भेज के उसकी मदद करेगा कि बांग्लादेश भी अपने गधों की नस्ल सुधार ले और कुछ पैसा कमा ले। लेकिन लगता है इसमें भी बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के गधे के व्यापारी हैं वो नाराज हो जाएंगे कि भाई हमारी अच्छी नस्ल के गधे तुमने वहां बेच दिए, तो चीन को हम जो बेचते हैं, गधे बेचते हैं, वो बांग्लादेश ने बेचने शुरू कर दिए, तो हमारा क्या होगा। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय जो है नवाज शरीफ की जो सरकार है उसके लिए रहेगा, विशेष तौर से क्योंकि इन दोनों देशों ने अभी एक वो एमओयू साइन किया है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, वो साइन किया है कि जिसमें वो कहते हैं, जिसके हिसाब से उन्होंने एक जॉइंट बिजनेस काउंसिल बनाई कि दोनों व्यापार, ये एक संयुक्त काउंसिल बनाई है व्यापार करने की। तो जिसका काम है कि वो व्यापार को बढ़ावा देगी,
वो व्यापार की वो जो जैसे वो लगते हैं ना ट्रेड एग्जीबिशन, इंडस्ट्री एग्जीबिशन, वो सब एग्जीबिशन भी लगाएगी और एक दूसरे का जो है संयुक्त रूप से वो विकास करेंगे। तो लगता है सबसे पहली एग्जीबिशन इसमें गधों की ही लगेगी। गधे जाकर के एक गधों की प्रदर्शनी होगी बांग्लादेश के अंदर, और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो गधे के बड़े बड़े फार्म बनाएं, गधे की नस्ल को सुधारें। और बांग्लादेशी जो है अब सोच रहे हैं कि वो क्या करें, कि वो किसकी जो है वहाँ पे प्रदर्शनी करें। पाकिस्तान के अंदर लाहौर में करेंगे, इस्लामाबाद में करेंगे, या कराची में करेंगे, कहाँ करेंगे? बलूचिस्तान में तो कर नहीं सकते, बलोची तो करने नहीं देंगे वहाँ पे, इनको जैसे चीन को भगा दिया है उन्होंने। तो ये एक समस्या बड़ी जो है बांग्लादेश के सामने उठ करके खड़ी हो गई है। और लेकिन देखिए इसका हल निकालने में भी कुछ ये काम कर रहे हैं। जैसे अब दोनों ने कहा है, बांग्लादेशियों ने और पाकिस्तानियों ने, कि जो इनका वो वीज़ा होता है तो अब ज़्यादा वीज़ा दिया जाएगा, और वीज़ा देने की जो प्रक्रिया है वो भी मतलब वो कर दी जाएगी थोड़ी आसान पहले के मुकाबले। तो जिससे कम से कम दोनों देशों के जो गधों के व्यापारी हैं, या जो गधों का फार्म बनाना चाहते हैं, या जो गधों को पैदा करना चाहते हैं, उनका जो भ्रमण है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसको आसान बनाया जा सके। और इसके लिए पाकिस्तान ने तो शुरुआत कर ही दी है कि उसने कई जगहों के ऊपर वो नए वीसा सेंटर खोलने की अपनी जो है कोशिश शुरू कर दी है। अब इस बीच में एक दो दिक्कत और आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक ज़माने में बांग्लादेश की नस्ल बदलने की बात की थी। याहिया खान के चेले, याहिया खान ने कहा था इन पाकिस्तानियों की मैं, इन बांग्लादेशियों मुसलमानों की मैं नस्ल बदल दूंगा। तो उस नस्ल बदलने का जो तरीका उसने अपनाया था, वो तरीका था बलात्कार का। तो लाखों बंगाली मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार जो है वो किया था पाकिस्तान की फौज ने उस समय 1970-71 के अंदर, पूरे बांग्लादेश में, ढाका में ही नहीं पूरे बांग्लादेश में। और अब एक नई नस्ल वहाँ पैदा हो गई, और यही वो नस्ल है जो नस्ल अब पाकिस्तान का, क्योंकि उनका डीएनए आ गया पाकिस्तान का उनमें, तो वो पाकिस्तान का राग जो है वो अपना पूरे उसके साथ गा रही है उठ करके। लेकिन अब जब ये सब हो रहा है, ये सब राग गा रहे हैं, एक दूसरे से मिलन की बात हो रही है इनकी, और इनको ये लग रहा है, क्योंकि यही फार्मूला पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड में भी अपनाया, वहाँ पे रेप गैंग बना के और बलात्कार करवा करके पूरे इंग्लैंड पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। और वहाँ उन्हें लग रहा है कि अब हम बस, हमारा कब्जा अभी हुआ ही हुआ, क्योंकि वो जो सादिक है वहाँ पे उनका, वो मेयर लंदन का, वो उनका बहुत साथ दे रहा है, और स्टारमर जो प्राइम मिनिस्टर है, और कोर्ट वोट सब साथ दे रहे हैं इन बलात्कारी पाकिस्तानियों का वहाँ पे। तो बांग्लादेश भी अपना कुछ हाथ लगाने के लिए, वो बांग्लादेशी भी कुछ वहाँ पे अब इस काम में शुरू हो गए हैं, रेप गैंग वाले में। इनमें समझौता है आपस में दोनों के अंदर। तो इस पूरी स्थिति के अंदर जब ये सब किस्सा चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपस में, कि भूखा भूखे को दावत दे रहा है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं वो भी साथ लेके कटोरा लेके खड़ा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में एक और देश जो है बीच में मैदान में कूदा है, और ये देश है टर्की। अब टर्की जो है, इसके अपने सपने हैं। ये अपना पुराना वो जो ऑटोमान एम्पायर कहलाता था, वो पूरे यूरोप पे, उधर यूरोप और मिडिल ईस्ट के ये जो हिस्से थे वेस्ट एशिया के, उन पे कब्जा करके अपना वो साम्राज्य दोबारा बनाना चाहता है, खलीफा बनना चाहता है सबका। और इस खलीफा बनने के लिए टर्की ने कुछ नए नए फार्मूले दिए हैं। एक बड़ा ही मज़ेदार फार्मूला उसने दिया, आपने हलाल शब्द तो सुना होगा, कि भाई वो मीट जो है, गोश्त खाएंगे वो हलाल होना चाहिए। और फिर तो हर चीज़ का हलाल का लेबल लगना शुरू हो गया था, चाय की पत्ती पे भी हलाल का लेबल होने चाहिए। तुर्की ने हलाल अस्त्र शस्त्र की बात की है,
अब आप ये कहेंगे ये हलाल अस्त्र शस्त्र क्या है? तो तुर्की का ये कहना है कि भाई जो अस्त्र शस्त्र मुसलमान खुद बनाते हैं तो वो हलाल अस्त्र शस्त्र है, और इस चक्कर में उसने अपना जो व्यापार है, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने ड्रोन, अपनी तोपें, ये सब बेचने का जो व्यापार है, उसको बढ़ा करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। और अब वो बांग्लादेश को भी यही कह रहा है कि भाई अमेरिका पे मत जाओ, चीन पे मत जाओ हथियार खरीदने, मेरे यहाँ से तुम हलाल हथियार खरीदो। पाकिस्तान को भी बेचे उसने। तो ये एक नया हिसाब इनका आ गया है हलाल अस्त्र शस्त्र का। तो बांग्लादेश अब ये कर रहा है कि उधर से ही अस्त्र शस्त्र खरीदेगा, और उसी चक्कर में वो तुर्की भी जो है इनके साथ इनको लॉलीपॉप दिखा रहा है व्यापार करने का, साथ साथ उद्योग लगाएंगे, व्यापार करेंगे और मज़ा लूटेंगे पूरी दुनिया के ऊपर राज करके अपना। और जैसे कि बात साफ हो चुकी है कि इन्होंने जिहाद को कई नए नए रंग दे दिए हैं। कहीं वो मेडिकल जिहाद हो रहा है, कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं बलात्कार जिहाद हो रहा है, और कहीं मीडिया जिहाद हो रहा है। ये सब इनका कार्यक्रम चल रहा है। और असली ताकत, लोग तो कह रहे थे वो अमेरिका है, चीन है बांग्लादेश के पीछे। मैंने कहा कभी नहीं भाई, चीन अमेरिका कभी नहीं थे। इनके पीछे जो है वो वही इस्लामिक जो कट्टरवादी संगठन है वो हैं, और तुर्की उनका नेता है। तो अब इन्होंने ये क्या किया कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवादियों को जिता तो दिया, वहां की सत्ता तो उनको दिलवा दी, लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे क्या दिलवाएंगे उनको? जो ये कहते हैं पाकिस्तान और तुर्की दोनों, हम तुम्हें खाद्य सामग्री देंगे, अस्त्र शस्त्र देंगे, तो ये दोनों इतने वो तो नहीं है बेवकूफ कि इन्हें भेजेंगे कैसे बांग्लादेश? भारत तो अपने ऊपर से इनको हवाई जहाज को जाने नहीं देगा ही देने की, तो समुद्र के रास्ते भेजेंगे। और भारत की नेवी ने जो जो कि एक तरीके से ऑलरेडी अब तक घेर ही चुकी है। नाम के लिए लग रहा है कि बांग्लादेश का व्यापार चल रहा है, भारत की नेवी पूरे बंगाल की खाड़ी में आ चुकी है इस समय तक। तो फिर ये चीज़ें बांग्लादेश पहुंचेंगी कैसे? तो कहते हैं क्या फ़र्क है, नहीं पहुंचेंगी तो हम तो जिहाद कर देंगे, 72 हुरों के पास चले जाएंगे हम लड़ते लड़ते। अब वो बेचारी ठीक बात है, 72 हुरें तो इंतजार के उसमें बैठी हैं। और मेरा तो मानना है कि इन्हें कुछ ऊपर हुरों का स्टॉक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब इतने ऊपर पहुंचाएगी भारतीय सेना, इनको इतने ऊपर पहुंचाएगी कि वहाँ हुरों का अकाल पड़ जाएगा। तो यहाँ खाने का अकाल, वहाँ हुरों का अकाल, तो ऊपर जाके भी क्या करेंगे बेचारे, इसको कोई नहीं जानता। कोई इस पे अभी सोच नहीं रहा है, क्योंकि अभी कुछ शायद ऊपर से इन्हें खबर आई है कि नहीं भाई अभी बहुत जगह है, बहुत सारी हुरें हैं अभी, तो जितनी जल्दी आ सकते हो आ जाओ। साथियों, एक व्यंग के रूप में ये बात आपसे करने का मेरा एक मकसद है, और मकसद ये है कि इससे हास्यास्पद बात ही नहीं हो सकती कि जो अर्थव्यवस्था को लेके बांग्लादेश कह रहा है और जो पाकिस्तान कह रहा है, आपस में हाथ मिला करके चलने की। यही अगर ये अस्त्र शस्त्र को लेके कह रहे हैं तो वहां भी इनकी बहुत बड़ी बेवकूफी। और यही अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये कह रहे हैं, लेकर के डिप्लोमेसी को लेके कह रहे हैं, तो वहां भी इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक 84 साल का व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं, उसे मिला हुआ नोबेल प्राइज, शांति का दूत का नोबेल प्राइज जिसे मिला था, उसने त्राही त्राही मचवा दी बांग्लादेश में अशांति करके। और दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ है ही है, उसकी उम्र भी लगभग 75 साल हो चुकी है। तो खूब इन दोनों की जोड़ी इस समय मिलकर के बड़ी लंबी लंबी चीज़ें हाँक रही है। जैसे वो शेख चिल्ली हाका करता था ना बड़ी लंबी लंबी, तो ये तो दोनों शेख चिल्ली के भी अब्बा हो गए हैं। उससे भी बढ़ चढ़ करके ये बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे हैं। और देखना ये है कि ये जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं, क्या ये व्यवहारिक रूप से भी भारत को प्रभावित कर सके? तो इस गलतफहमी में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ना आए। अगर पाकिस्तान समझता है, ये ऐसा ही समझता है कि बांग्लादेश की भूमि इस्तेमाल करके
और वो वहाँ पे आतंकवादियों को भेज देगा जिसको ट्रेनिंग पाकिस्तान देता है, कि वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वो गधों के साथ साथ आतंकी बनाने की भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो गलतफहमी हुई है। हिंदुस्तान के लिए थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी कि इनके लॉन्चिंग पैड जब अलग अलग बांग्लादेश में जो बनने शुरू हो गए हैं, वहाँ से टेररिस्ट घुसाने की जो बात होगी, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि ठुकाई भी इनकी अब बहुत होगी। इनकी बड़ी तबीयत से ठुकाई होगी अगर ये कोशिश करेंगे तो, क्योंकि भारत की सेनाओं को सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है। भाई जब नियाजी का उस जमाने में 1970 में वहां पे बम गिरा जा सकता था जहाँ नियाजी छुपा हुआ था जिस बंकर के अंदर, तो आज क्यों नहीं? आज तो उससे ज्यादा कहीं बड़े महत्वपूर्ण और कहीं वैज्ञानिक तरीके से युद्ध हो रहा है, तो उसमें तो हमारी मिसाइलें ही काफ़ी हैं जो इनके इन ठिकानों में जा कर के इनका इलाज कर देंगे पूरी पूरी। तो चाहे मेरा ये मानना है कि कितनी भी कोशिश बांग्लादेश कर ले, कितने हाथ पैर मार ले, कितना स्यापा कर ले, कितना तड़फ ले, इससे वापस संधि करना या कोई समझौता करना पूरी तरीके से गलत होगा। और कितना भी ये गिड़गिड़ाए, हमने इनको सांपों को पालने का ठेका नहीं ले रखा, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो। वे भूखे मरते हैं तो मरे, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। और आप देख रहे हैं भूखे मरेंगे। शुरुआत तो पाकिस्तान में तो हो चुकी थी, अब बांग्लादेश में भी हो गई। ये भूखे भी मरेंगे और शस्त्रों के बिना भी मरेंगे। सवाल सिर्फ ये है कि ये कब से शुरू होगा। और मैं समझता हूं कि भारतीय प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार डोभाल जी, ये लोग निर्णय शीघ्र ही लेंगे, क्योंकि अभी भी ये चुप नहीं है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ऐसे बांग्लादेश का, ऐसे पाकिस्तान का और एक इसी प्रकार का जो टर्की है या जो और देश हैं, इनका इलाज जो है वो करना जरूरी है। इनको ये एहसास दिलाना जरूरी है बांग्लादेश और पाकिस्तान को कि तुम बर्बाद हो चुके हो। तुम्हारे पे तो अब इतना पैसा तक नहीं है कि तुम कुछ खरीद सको या लोन ले सको या कुछ कर सको। तो और धीरे धीरे बढ़ाओ बर्बादी का रास्ता। जिस कुएं की तरफ ये चल रहे हैं उसमें कूदने को थोड़ी और ढाल बना दो कि ये नवाज शरीफ भी और ये यूनस भी, ये जितनी जल्दी हो सके जा करके ये उस कुएं में कूद जाए। यह हाल है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। जय हिंद।